गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्राचीन भारत के जिस विषय पर अध्ययन करने वाले हैं, ये प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण विषय है सातवाहन वंश, जिसके बारे में पूर्व में भी हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में मौर्योत्तर काल में, जिसका समय हमने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य देखा है, मौर्य शासकों की शक्ति के कमज़ोर होने पर, बृहद्रथ जैसे शासक के कमज़ोर होने पर भारत में शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के शासकों की सत्ता स्थापित हुई। आज हम इसी सातवाहन वंश के बारे में विस्तार से देखेंगे। सातवाहन शासक जिन्होंने सिमुक के नेतृत्व में अंतिम कण्व शासक सुशर्मा या सुशर्मन का अंत करके भारत में सातवाहन वंश की शक्ति को प्रतिष्ठित किया। इसी सातवाहन वंश में अनेक ऐसे शासक हुए जिन्होंने आने वाले समय में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य किए। इस वंश में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे सिमुक और कृष्ण के बारे में, जो सातवाहन वंश के प्रारंभिक शासक है। इसके पश्चात सातकर्णी प्रथम के बारे में, जिसने स्वतंत्र शासक के रूप में खुद को स्थापित किया। इसके उत्तराधिकारियों के बारे में, और 106 ईस्वी में इस वंश का जो महान शासक हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसकी उपलब्धियों के बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का, इसकी खूबियों का मूल्यांकन करिए। इसी पर एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आने वाले समय में इसका जो उत्तराधिकारी हुआ 130 ईस्वी में वाशिष्ठपुत्र पुलुमावी, इन सभी के बारे में हम विस्तार से इस सातवाहन वंश के टॉपिक पर पढ़ेंगे। इसी में हम देखेंगे कि किस तरह से भारत में शक जाति और सातवाहनों के मध्य संघर्ष हुआ है। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस सातवाहन वंश में बनता है वो है शक सातवाहन संघर्ष का। मौर्य शासकों के समय जब भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर से लगातार विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, यूनानी आए जिनको हमने यवन आक्रांताओं के रूप में देखा। इसके पश्चात भारत में शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। इन सभी ने भारत की इन सीमाओं से प्रवेश करके भारतीय शासकों को पराजित करके, इनके साथ संघर्ष करके अपना राज्य भारत में स्थापित किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो किस तरह से सातवाहन शासकों का इन शकों के साथ संघर्ष हुआ, इन सभी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे। आने वाले समय में सातवाहन वंश का कैसे अंत हुआ, सातवाहन शासकों की क्या उपलब्धियां रही, इन सभी की चर्चा हम इस विषय में देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो सातवाहन वंश, जिसे पुराणों में आंध्र जातीय या आंध्र वृत्ति भी कहा गया है, इस वंश की जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनमें प्रमुखतः उस समय के शासकों के अभिलेख है, शिलालेख है, गुहालेख है, और पुरातात्विक स्रोतों में हम सिक्कों को भी शामिल कर सकते हैं, जिनसे हमें उस समय के सातवाहन वंश के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसी तरह साहित्यिक स्रोतों में समकालीन जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें सातवाहन शासकों के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। सातवाहन वंश के समय प्रशासन कैसा था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा कैसी थी, इन सभी की जानकारी हमें इन स्रोतों के माध्यम से मिलती है। सर्वप्रथम हम देखें तो नायनिका का जो नानाघाट अभिलेख है, जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, रानी थी, इसके अभिलेख से भी हमें सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने भारत पर 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक शासन किया, इसके जो प्रमुख गुहालेख हैं जो हमें नासिक से मिले हैं, कार्ले से हमें मिले हैं, आज कालकी क्षेत्र में इसने बौद्धों को जो चैत्य गुफाएं इसने दान में दी थी, उनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। गौतमी बलश्री, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी, इसके गुहालेख से हमें इसके इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी तरह वाशिष्ठपुत्र पुलुमावी के भी नासिक से जो अभिलेख हमें मिले हैं, इनसे भी हमें इनके इतिहास की जानकारी मिलती है। इस वंश में यज्ञ श्री सातकर्णी हुआ, जिसने भी नासिक में गुहालेख उत्कीर्ण करवाया। इसके अभिलेखों से भी हमें इनके इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कलिंग राजा खारपेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इनसे भी हमें समकालीन सातवाहन वंश के शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी तरह जो शक क्षत्रप था नहपान,
इसके सिक्के हमें नासिक के जुगलथंबी नामक स्थान से मिले हैं। लगभग ये माना जाता है कि इन सिक्कों के माध्यम से, जिसमें से 2/3 सिक्के ऐसे हैं जिसमें शक शासक नहपान का और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इन दोनों के संयुक्त नाम इसमें मिले हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि शक सातवाहन संघर्ष इस युग में हुआ था, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। जुगलथंबी मुद्रा भांड से ही हमें उस समय के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसी तरह जो शक क्षत्रप हुए हैं, चाहे वो मथुरा के हो, चाहे वो तक्षशिला के हो, शरात वंश के हो या कार्दमक वंश के हो, इन शकों की जानकारी भी हमें, इन शाखाओं की जानकारी हमें इन सिक्कों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से मिलती है। चूंकि सातवाहन वंश के शासकों ने महाराष्ट्र से लेकर लगभग आंध्र प्रदेश तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया था, जो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, इस ऐतरेय ब्राह्मण से भी हमें सातवाहन शासकों की जानकारी मिलती है। प्रारंभ में ये स्थानीय छोटी क्षेत्रीय शक्ति थी, जिसने बाद में आने वाले समय में मौर्य शासकों के समय अपनी शक्ति का विस्तार किया और शुंग कण्व शासकों के समय लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए अंतिम कण्व शासक की शक्ति का इन्होंने फायदा उठाते हुए, इसकी निर्बलता का फायदा उठाते हुए अपनी सत्ता सिमुक के नेतृत्व में स्थापित की। इस वंश का जो प्रारंभिक शासक है सिमुक, जिसने सुशर्मन कण्व की हत्या करके सातवाहन वंश की सत्ता यहाँ पर स्थापित की थी। इस सिमुक के बारे में कहा जाता है कि इसे शिशुक, शिप्रक या सिंधुक के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रारंभिक प्रथम शासक था जिसने सातवाहन वंश की सत्ता स्थापित की है और इसका मूल निवास स्थान बेल्लारी जिला माना जाता है। यहीं से सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार करना शुरू किया। इसका उत्तराधिकारी हुआ कान्हा, जो इसका भाई था, जिसे इतिहास में कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और नासिक तक इसने अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया। सिमुक और कृष्ण, जिसने लगभग 23 वर्ष और कृष्ण ने लगभग 18 वर्ष शासन किया था, इनके पश्चात इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक सातकर्णी प्रथम को माना जाता है, जिसने दक्षिणापथ पति की उपाधि धारण करी और इसने लगातार सफलताएं प्राप्त करते हुए एक स्वतंत्र शासक के रूप में खुद को स्थापित किया। इसकी उपाधियों से इस बात की पुष्टि होती है कि इसने एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया है। इसने नायनिका या नागनिका से विवाह करके इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार किया था। इसके अभिलेख जो हमें मिले हैं वो नागनिका का जो नायनिका या नागनिका का जो नानाघाट अभिलेख है, जो पूना से हमें मिला है, इससे हमें इस राजवंश की जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम ने वास्तविक संस्थापक के रूप में सातवाहनों की शक्ति का विस्तार किया। इसने लगभग ये कहा जाता है कि पश्चिम मालवा, विदर्भ, अनूप इन प्रदेशों पर सफलता प्राप्त की। इसने कोंकण, काठियावाड़, दक्कन, मध्य एवं पश्चिमी भारत पर सफलताएं प्राप्त की। इसने जो हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल का, इससे जानकारी मिलती है कि इसने खारवेल को युद्ध में पराजित किया था। इसी विजय के परिणाम स्वरूप इसने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण करी थी। इसने वेनाकटक नामक नगर बसाया था और वेनाकटक की उपाधि इसने धारण करी थी। अप्रतिहत चक्र की उपाधि भी इसने धारण की थी और इन विजयों के परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, एक राजसूय यज्ञ किया। ये कहा जाता है कि सातवाहन वंश के शासक ब्राह्मण वंश के थे और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक ब्राह्मण की जो उपाधि धारण की है, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि सातवाहन वंश के शासक ब्राह्मण वंश के अनुयायी थे, ब्राह्मण वंश के ये लोग रहे थे और इन्होंने प्रतिष्ठान या पैठण को अपनी राजधानी बनाकर अपनी सीमाओं का लगातार विस्तार किया था। इनकी सीमाएं जो विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक विस्तृत थी और पूर्व में कलिंग राज्य से इनकी सीमाएं मिलती थी और पश्चिम में हम देखें तो शक राजाओं के राज्य तक इनकी सीमाएं मिलती थी। और यही कारण है कि आने वाले समय में सातवाहनों का शकों के साथ संघर्ष शुरू हुआ, जिसे हमने इतिहास में शक सातवाहन संघर्ष के रूप में देखा। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात इसके 2 पुत्र हुए हैं, शक्तिश्री और वेदश्री।
चूँकि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात ये दोनों बालक अल्पवयस्क थे, इसलिए इनकी जो माता थी नागनिका ने शासन कार्य संभाला है। इनके संरक्षिका के रूप में नागनिका ने यहाँ शासन किया है। हाथी गुम्फा अभिलेख तथा भीलसा अभिलेखों से हमें इनके इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात सातकर्णी द्वितीय शासन हुआ है और एक लंबा समय जो रहा है सातवाहन शासकों का, लगभग 100 वर्ष का जो समय रहा है, जिसकी जानकारी हमें ज़्यादा नहीं मिलती। परंतु ये कहा जाता है कि बीच में हाल नामक शासक भी हुआ है। हाल जिसने गाथा सप्तशती की रचना करी थी, प्राकृत भाषा की रचना है। इस हाल के समय में साहित्यिक विकास काफ़ी हुआ है। एक कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी के समय गुणाढ्य ने बृहद कथा कोश की रचना की थी, जो कि प्राकृत भाषा की एक रचना है। तो इसके समकालीन जो कवि और विद्वान हुए हैं, इनके समय साहित्यिक दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से काफ़ी विकास हुआ है। सातवाहन शासक प्राचीन भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सीसे की धातु जो थी इसमें मुद्राएं निकाली हैं। सीसे की मुद्राएं इन लोगों ने निकाली है। भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत इन्होंने की थी और ब्राह्मणों को, जिसे अग्रहार कहा जाता है, भूमि दान देने की परंपरा भी सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू की थी। हाल के पश्चात ऐसा कोई शासक हमें नहीं मिलता है जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह सके। इसके पश्चात एक लंबे समय के बाद 106 ईस्वी में इस वंश का जो 23वां महत्वपूर्ण शासक हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने लगभग 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक शासन किया है। इसका इतिहास सातवाहन वंश का समृद्ध शासनकाल माना जाता है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसके पिता शिव स्वाति तथा माता गौतमी बलश्री को माना जाता है, इसने अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। हम विस्तार से पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसे वेदों का आश्रय अर्थात आगमन निलय भी कहा जाता है, एक बहमन अर्थात ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक भी इसको कहा जाता है। इसी तरह विनिवर्तित चतुवर्ण संकर्षय अर्थात चारों वर्णों की वर्ण संकरता को रोकने वाला भी इसे कहा जाता है। अपराजित विजय पताका, जिसकी पताका को जो अपराजित थी, इसको कोई पराजित नहीं कर पाया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से, अपने विजयों के माध्यम से, अपनी साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से लगातार सातवाहन वंश की सीमाओं का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया और लगातार इसने सफलताएं प्राप्त की। ऐसे में हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसके समय शकों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ था, शकों की 4 शाखाएं मानी जाती हैं। जैसे कि पूर्व में मैंने बताया, तक्षशिला के शक, मथुरा के शक, शेरात वंश के शक, जिनका नासिक पर शासन माना जाता है, और दूसरे थे कार्दमक वंश के शासक, जिसमें हम मुख्य रूप से चस्ट्रन और रुद्रदामन का नाम ले सकते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो समकालीन था नासिक का शेरात वंश, जिसमें हम मुख्य रूप से भूमक और नहपान का नाम ले सकते हैं। शकों का लगातार सातवाहन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण होता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी से पूर्व भूमक इन सीमाओं पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा था। इसलिए जब गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक बना, उसका नहपान के साथ संघर्ष हुआ और ये कहा जाता है कि उसने नहपान को और उसके दामाद उषावदात को युद्ध में पराजित किया और इस पराजय के साथ ही उसने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। इस तरह से लगातार गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित करके जहाँ अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, वहीं शकों की शक्ति को कमजोर भी इसने किया है। प्रमुखता हम देखें तो इसकी उपाधियों से इस बात की पुष्टि होती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो वेनाकटक स्वामी की उपाधि धारण करी, त्रिसमुद्र तोयपीत वाहनस्य अर्थात जिसके वाहन तीनों समुद्रों का पानी पीने वाले हैं, ये उपाधि उसने धारण करी। इसी तरह खतीय दपमान मदनस अर्थात क्षत्रियों के दर्प का विनाश करने वाला परशुराम के समकक्ष इसको माना गया है। इसी तरह से शक यवन पहलव निसूतनस अर्थात यवनों पहलवों और यवनों का इसको नाश करने वाला माना गया है। तो इस तरह से सातवाहन कुल प्रतिस्थापन करस अर्थात सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला, इन उपाधियों के माध्यम से हम देखते हैं कि ये एक स्वतंत्र राजा था जिसने शकों की शक्ति को ख़त्म किया है। अपनी समकालीन जो विदेशी शक्तियाँ थीं इनका दमन किया है। समकालीन जो भारतीय शक्तियाँ थीं
इनका उसने दमन किया है। सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को इसने फैलाया है, साम्राज्य की सीमाओं का इसने विस्तार किया है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जिसने 130 ईस्वी तक भारत पर शासन किया है, इसके नासिक अभिलेख के माध्यम से, नासिक प्रशस्ति के माध्यम से हमें इसके इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये कहा जाता है कि इसने नासिक के बौद्ध भिक्षुओं को अज कालकी का क्षेत्र दिया था, भूमि दान की थी, और इसी तरह इसने कारलेक का क्षेत्र भी दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सफल शासक था जिसके साम्राज्य में ऋषिक, मूलक, अस्मक, सुराष्ट्र, कुकुर, विदर्भ, अपरान, अनूप, अवंती, आकर ये सभी क्षेत्र शामिल थे। अर्थात जो वर्तमान में मालवा का क्षेत्र है, नर्मदा घाटी है, उत्तरी कोंकण का क्षेत्र है, पश्चिमी राजपूताना का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी का जो तटीय क्षेत्र है, इन सभी पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सफलताएं प्राप्त की थी, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। और इसकी पुष्टि हमें उस समय की जो अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, इनके माध्यम से होती है। इसके पश्चात इसके जो उत्तराधिकारी हुए हैं, इन उत्तराधिकारियों वाशिष्ठपुत्र पुलमावी के समय भी लगातार सातवाहन वंश की शक्ति का, प्रतिष्ठा का विस्तार देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे।